नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग औसत चाल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कई केसेस के बारे में डिस्कस किया था कि किस हिसाब से हम लोग किसी का औसत चाल निकाल सकते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था। क्या देखा था सर? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि ये भी क्या है, औसत चाल का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम लोगों को निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन के तहत मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग क्या करें, एक वर्गाकार पथ पर चल रहे हैं। पहले स्पीड कितनी थी हमारी? 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, उसके बाद कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। और फिर कितनी हो गई आपकी? 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ऐसे हो तो आपको मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि कैसे आप इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं। क्या बताया था? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सारी स्पीड को ऐसे लिख लेना है, 10, 20, 30 और 40। इन सब का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा सर एलसीएम? 120। कितना आ जाएगा एलसीएम? 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ गया। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 12। इसको निकालेंगे कितना आएगा? 6। इसको 4 और इसको 3। अब इन तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। 6 4 10 और 12 3 15 यानी 25 आ गया। कितना आ गया? 25। सर 4 बार तो गए हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, यानी 4 रास्ते तो हैं। तो 120 गुणे 4, इस तरह से हम लोगों ने औसत चाल निकालने का शॉर्टकट तरीका भी देखा था कि किस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड, औसत चाल को शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। इतनी ही सारी बातें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला केस देखेंगे। ठीक है, केस क्या है? मान लीजिए अभी तक तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब आपका डिस्टेंस सेम दे रहा हो, जब आपका क्या कर रहा हो सर, डिस्टेंस सेम दे रहा हो, तो आपका क्या फॉर्मूला लगेगा। ये हम लोगों ने एक बातें कर ली। फिर हम लोगों ने देखा कि शुरू में खाली आपको 2 डिस्टेंस ही दे दिया हो, ठीक, या 2 आपको स्पीड ही दे दिया हो, तो आप औसत चाल कैसे निकालोगे। अब जो है हम लोग देखेंगे, अगर 2 डिस्टेंस तो दे रहा है, डिस्टेंस तो आपको दे रहा है लेकिन अलग अलग दे रहा है, और डिस्टेंस के साथ साथ जो आपकी स्पीड है, जो आपकी क्या है, स्पीड है, ये भी आपको अलग दे रहा है। ऐसे प्रश्नों में आप जो है औसत चाल कैसे निकाल सकते हो, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप डालेंगे केस थर्ड। आप लिखेंगे यहाँ पर सर केस थर्ड है। केस थर्ड क्या है? जब असमान दूरी असमान औसत चाल से चली गई हो, जब असमान दूरी असमान औसत चाल से चली गई हो। एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे कि सर जो मैंने एलसीएम वाला फॉर्मूला बताया है वो सिर्फ वहां ही फॉलो होगा जहां पर डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। वो फॉर्मूला आप इसमें मत अप्लाई करने लगना, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसमें मत अप्लाई करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ए से बी गया, बी से कहाँ गया आपका? सी गया। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि सर अगर कोई ए से बी जा रहा है और ए से बी जाने में उसकी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी जाने में उसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी यहां से यहां तक गया तो क्या है आपकी? 20 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड, और यहां से यहां गया तो इसकी स्पीड कितनी है सर? 30 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ए से बी 20, बी से सी आपकी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। अब इतनी बात हो गई, v1 और v2 तो आपको अलग अलग दे दिया। मैंने बोला d1 d2 भी आपको अलग देगा। मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 60 मीटर है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको 100 मान लो, इसको 60 मान लेना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 60 मीटर है। अब देखो बहुत बढ़िया सी चीज है, v1 v2 भी अलग है और d1 d2 भी अलग है। मतलब क्या? d भी डिस्टेंस भी अलग अलग है और आपकी औसत चाल भी अलग अलग है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग करने के लिए वही अपना पुराना फॉर्मूला क्या हम लोग यूज किए थे? औसत चाल v बराबर d बाई टी, यही तो निकाला था, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आओ देखते हैं क्या है मैटर ये है कि जो हम लोग v को करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60 प्लस 100 160। कितनी होगी? 160।
आपको टी निकालना है, टाइम आप कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, ये बताया था। अगर आपको समय निकालना है तो समय को इधर ले जाओ, चाल इधर आ जाएगा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, निकाल दे रहे हैं इसको यहां ला करके, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डी बाई क्या हो जाएगा आपका v। अगर आपको t निकालना है तो t बराबर डी बाई वी हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब देखो यहां पर आपको पहला सेक्शन ये, अगला सेक्शन ये, पहला सेक्शन ये, अगला सेक्शन ये, दोनों का आपको अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। देखो कैसे हम लोग अलग अलग टाइम निकालेंगे। दूरी क्या है आपका, d है, d मतलब 100, ठीक है सर, 100 हो गया। t कितना है आपका, t तो आपको निकालना ही है, आपको चाल देखना है, चाल कितनी है सर, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस दूरी कितनी है आपकी सर, 60 है, और चाल कितनी है सर आपकी, 30 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप इसको कैलकुलेट कर ले, 160 बाई, जब हम लोग इनको काटेंगे तो आएगा 5, इनको काटेंगे तो आएगा 2, यानी 1 कितना हो जाएगा, 160 अपॉन 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक, अगर हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर 7 2 जा 14 और 6 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 7 7 जा 49 और 7 8 जा, ठीक है। तो ये ऐसे करके जाएगा, मतलब 22.8 क्या हो जाएगा, 22.8 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा सर, 22.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई कि किस तरह से हम लोगों ने आपके औसत चाल के फॉर्मूले को निकाल लिया है। 160/7 भी आप बोल सकते थे, या इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करके 22.8 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। इस बात को आप लोग फटाक से जरा सा नोट कर लें, आपको 1 सेकेंड का मौका मिल रहा है कि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। इतनी बात तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब देखते हैं, एक बात समझिएगा, आप सारे लोग गाड़ी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप सारे लोग क्या है, गाड़ी पर बैठे हुए हैं। गाड़ी पर बैठने पर जब आप कहीं जाते हो तो आप मीटर चेक करते हो गाड़ी का, है ना। अगर कोई 80 की स्पीड से चला रहा है, 90 की स्पीड से चला रहा है, तो आप उसका क्या देखते हो, मीटर देखते हो। मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि हम बात किसके बारे में करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी चीज, जिससे आप गाड़ी पर बैठे तो आपको दो तरह से उसमें मीटर दिखता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाड़ी का मीटर था 10 20 50, ठीक है, 60 90 120, ठीक है, 150 ऐसे करके, ठीक। और एक यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, खाना खाना बना होता है ना, इसमें आपकी दिखती है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली, ठीक है। बाकी तो कांटा रहता ही है, 90 तक हम लोग कांटा लगा लेते हैं कि मान लो 90 पे आप चल रहे हो, ठीक। ये जो आपकी सुई है जो क्या बताती है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये होता है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पीडोमीटर। यानी गाड़ी की गति मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका ये होता है, क्या होता है, जिसमें हम लोग दूरी मापते हैं, किलोमीटर मापते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा मीटर गाड़ी में लगा होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर आपकी बाइक में लगा होता है, ठीक, आपको दे दे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, और भी 2-4 बैरोमीटर दे दे, तो आप समझिएगा कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर लगता है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न जो है बना था सीडीएस का बहुत प्यारा सा, उसने ये पूछा था, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो स्पीडोमीटर है ये बताता है डैश, स्पीडोमीटर है ये बताता है डैश। पहला ऑप्शन उसने दिया था औसत चाल, पहला ऑप्शन उसने क्या दिया था, औसत चाल, ठीक है। क्या ये औसत चाल बताता है, नहीं सर। दूसरा ऑप्शन उसने दिया था क्षणिक चाल। क्या दिया था इसने, बोला था क्षणिक चाल, इसने बोला था कि सर ये क्षणिक चाल बताता है। और भी 2-4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन हमारा आंसर यही सही होगा। आप जरा से इसको फील करने की कोशिश करना आप कि औसत चाल और क्षणिक चाल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फील करने की कोशिश करना। देखो, मान लीजिए हम जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार, 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। हम पहुंच गए, आपके मान लीजिए 5 घंटे में पहुंच गए, ठीक है। तो मैंने कहा कि औसत चाल कितनी है सर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
औसत चाल का मतलब ये हुआ यार कि कहीं ना कहीं हम बहुत तेज भी गए होंगे, खाली रोड दिखी होगी तो 100 पर भी गए होंगे, कहीं कहीं जाम दिखा होगा तो बहुत धीरे गए होंगे, कहीं कहीं रेड लाइट एरिया रहा होगा वहां पर हम लोग रुक भी गए रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो कंटिन्यू हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने की मेरी बात समझिएगा कि हम लोग एवरेज लगाते हैं कि यहां से यहां तक जो है हम लोग इतनी स्पीड से गए होंगे, ठीक। कहीं हम रुके उसको भी कवर कर लिया, कहीं हमने बहुत तेज चला हमने उसको भी कवर कर लिया। मतलब पूरे रास्ते में अगर हम लोग देखें एक अनुमान, पूरे रास्ते में पूरे लंबाई में अगर एक अनुमान देखें कि इतने की स्पीड से तो गए ही होंगे, इतने की स्पीड से तो गए ही होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। मान लो कहीं 1000 किलोमीटर है, आप 5 घंटे में पहुंच गए, 1000 किलोमीटर कहीं जाना है 5 घंटे में पहुंच गए, तो आपने कहा सर एवरेज स्पीड मेरी कितनी रही होगी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप कंटिन्यू 200 किलोमीटर की स्पीड से गए होंगे, कहीं कहीं आपको खाली रोड दिखी होगी आप 300 की स्पीड से भाग गए होंगे, कहीं कहीं जाम रहा होगा आप रुक भी गए रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझना कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे रास्ते में पार करने में कितना समय लगाया, उसका हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि सर चलो ठीक है तुम पूरे रास्ते में इतनी की स्पीड से चले, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। आप समझना ये तो हो गया एवरेज स्पीड। क्षणिक चाल क्या हुआ, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे थे, ठीक, कहीं जा रहे थे और कहीं जाते हुए जो है आपको कोई दिख गया, मान लो ये कोई इंसान है, ये दिख गया, ठीक है, खड़ा था, आप बाइक से जा रहे इसके सामने से, जिस समय आप इसके सामने से गुजरे आपने स्पीडोमीटर पे नजर मारी, अरे हम तो 90 किलोमीटर की स्पीड पे थे जब हमने भैया जी को पार किया, तो हम क्या थे, 90 किलोमीटर की स्पीड पे थे, जिसको भैया जी को करंट लगा हुआ था, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु पर जब आप अपनी गति का आकलन करते हो, एक निश्चित बिंदु पर जब अपनी चाल का आकलन करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्षणिक चाल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षणिक चाल बोलते हैं। जो आपका स्पीडोमीटर है ये सिर्फ क्षणिक चाल बताता है। आप देखो जब आप बहुत तेज होते हो, मान लो गंगा नदी बीच में आ रही है, आप पार कर रहे हो, आपने क्या कहा, पहली बार मैंने गंगा नदी को 120 की स्पीड में पार किया, है ना। बहुत से लोगों के अंदर क्रेज होता है, चौराहे जो बढ़िया सा चौराहा होता है 180 120 में पार करना चाहते हैं, तो कभी कभी रात में बहुत तेज निकालते हैं, तो बोलते क्या है, इतनी की स्पीड से मैंने पार किया। अंतर समझना इसका क्या है कि जो स्पीडोमीटर ये क्षणिक चाल को बताता है, क्या बताता है, सिर्फ क्षणिक चाल को बताता है जो आपका स्पीडोमीटर है। क्यों, एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी स्पीड बताता है आपका स्पीडोमीटर, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, क्षणिक चाल को दर्शाने वाला मीटर है आपका कौन सा, स्पीडोमीटर है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग इसके थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम जरा सा देखना चाहेंगे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक तो यहाँ से जो मैंने बताया उससे खाली जो मैथमेटिकली क्वेश्चन बन रहे थे सिर्फ वही क्वेश्चन बने, ठीक है। अब हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे जो बहुत बढ़िया बड़े से एग्जाम में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े एग्जाम, उसमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, बहुत प्यारा सा ग्राफ बनाए, ठीक है, ये बना दिया हमने ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ पर एक एक्सिस पर हमने ले लिया क्या, टाइम ले लिया, ठीक है। एक एक्सिस पर क्या ले लिया हमने, टाइम ले लिया। दूसरे एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। यानी इधर ले लिया हम लोगों ने दूरी और इधर ले लिया हम लोगों ने समय, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं समय और दूरी जो कर्व है, जो आपका क्या है, ग्राफ है, इसकी प्रवणता किस चीज को दर्शाता है, बहुत प्यारा सा सवाल है, कई बार पूछा गया है कि समय, दूरी और समय ग्राफ की प्रवणता निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है। ये समझना हमारी बात को, इसको हम बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोबारा से कभी ऐसे क्वेश्चन में फंसे ना, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समय भी उम्मीद है लग जाएगा, लेकिन समझ जाएंगे आप, देखना समझना हमारी बात। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी दूरी है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपने खींच दी कौन सी, एक रेखा। अब आपको करना क्या है,
यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, यहाँ से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी तो डिस्टेंस हुई भाई। अगर हमने y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है तो ये भी तो डिस्टेंस हुई, यानी जो आपका ये परपेंडिकुलर है ये क्या हो गई आपकी डिस्टेंस, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, d कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, यानी ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये d है तो ये t है आपका, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, पूरा आपका t है, ठीक। अब ध्यान देना, प्रवणता हमको पता है क्या होती है, m इज इक्वल tan थीटा, m इज इक्वल tan थीटा। अब जैसे ही आपने tan थीटा लगा लिया, tan थीटा का मतलब क्या होता है आपका, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है यहाँ पर आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर है कितना यहाँ पर है सर d, और बेस कितना है आपका यहाँ पर t है, बेस कितना है यहाँ पर आपका t है, ठीक है। tan थीटा sin थीटा ये सारा का अपना वैल्यू होता है, यहाँ पर tan थीटा का मतलब क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, d बाई टी। अब समझना d बाई टी। अब एक बात मुझे बताइए, क्या d बाई टी आपको कुछ याद आ रहा है, d बाई टी अगर मैंने आपको बोला तो क्या आपको d बाई टी कुछ पता चल रहा है कि जो d बाई टी है इसे हम लोग कहते क्या है सर। अभी तो आप पढ़ाते हुए आए हो कि चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा समय, क्या होता है सर, दूरी बटा समय, यानी दूरी हो गई ये और समय हो गई ये। तो जो इसकी प्रवणता है m, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपकी चाल को, चाल मतलब आपकी स्पीड को ये दर्शा रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि दूरी और समय का जो ग्राफ की प्रवणता है, दूरी और समय ग्राफ की प्रवणता हमेशा किसको दर्शाएगी, चाल को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी सर, चाल को दर्शाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें किसको हमेशा प्रदर्शित करेगा, चाल को प्रदर्शित करेगा। इस बात को नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग इसके एक कदम और आगे चलने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अब अंतर समझिएगा जरा सा। ये तो हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं कि मान लो दो कार है, ठीक है, दो कार है जिसकी एक की प्रवणता θ1 और एक की प्रवणता क्या है आपकी θ2 है, ठीक है। ये मान लो आपकी कार जो भी है, एक कार हमने ये बना दी, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, θ2, ये हो गया आपका θ1, ये हो गई आपकी A, ये हो गई आपकी B। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कार की स्पीड ज्यादा होगी। यही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कार की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, किस कार की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, आपको ये बताना है। तो देखो समझना मेरी बात को, प्रवणता यहाँ पर आपकी m क्या होती है, यहाँ पर होती है m tan थीटा इज इक्वल आपका d बाई टी। तो मुझे यहाँ पर अभी d बाई टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर tan थीटा से मतलब है। आपको पता होना चाहिए, तो थीटा होता है, अगर हम लोग ऐसे बात करें, यहाँ पर थीटा की बात करें तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका क्या एंगल 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया। ये सबको लगभग निकालना पता होगा, बहुत प्यारी सी चीज है, आप लोगों ने बचपन में सीखी होगी। अगर हम tan थीटा की बात करें, अगर हम किसकी बात करें सर, tan थीटा की बात करें तो tan जीरो, मैंने जीरो नहीं लिखा, चलो यहाँ पर जीरो लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये जीरो है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे tan जीरो। तो जो tan जीरो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी होती है सर, जीरो होती है। tan 30 की 1/√3 होती है, कितनी होती है सर, 1/√3 होती है। 45 की कितनी होती है, 1 होती है। 45 की कितनी होती है, 1 होती है। 60 की होती है √3, और इसके बाद 90 की होती है इनफाइनाइट। ये होती है आपकी tan की वैल्यू, ये क्या होती है आपके tan की वैल्यू होती है। तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर के मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि अगर किसी का tan थीटा ज्यादा हुआ, अगर किसी का tan थीटा ज्यादा हुआ तो क्या वो वैल्यू ज्यादा होगी। भाई देखो समझना मेरी बात को, जीरो से ज्यादा तो जरूरी आएगा, 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा सर। 1 तो ज्यादा है इनसे भी, और 1 से ज्यादा √3 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करें, कुछ ही ऐसी संख्या का स्क्वायर करें जिसको आ जाए क्या आपका, मतलब √3 आ जाए, ठीक है। अब देखो √3 आ गया तो मान के चलिए 1.50,
ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, या इससे भी थोड़ा सा कम, तो मतलब ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। ये इनफाइनाइट है, मतलब ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका थीटा बड़ा होगा, जिसकी प्रवणता बड़ी होगी, उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, चलती चली जाएगी। जिसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, यानी आपका कर्व ऐसे मिल जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड पूरी की पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट। तो आप इसमें लिख सकते हैं सर, जिसकी प्रवणता ज्यादा, जिसका ढाल ज्यादा, जिसकी प्रवणता ज्यादा, जिसका tan थीटा ज्यादा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसे लिखेंगे सर, स्पीड ऑफ कार ए इज मोर देन स्पीड ऑफ कार बी, ठीक है, स्पीड ऑफ कार बी, यानी एक कार की जो स्पीड है वो कार बी से क्या है, ज्यादा है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी कि जो एक कार की स्पीड है वो दूसरे से क्या है, ज्यादा है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग फिर इसके थोड़ा सा आगे चले, आप इतनी बातों को जो है वो नोट कर लें, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, इतनी बातें हो गई। अच्छा, ये जो √3 का वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1.71 ऐसे करके जो है आपकी हो जाती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, इतनी बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं अगले जरा सा केस के ऊपर। अब हम लोग थोड़ी सी केस स्टडी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ध्यान देना, आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, कितने भी क्वेश्चन ना लगा लें, जब तक आप केस से रिलेटेड, जब तक आप फिजिक्स में केस से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। आप कितने भी थ्योरी को पढ़ ले, थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप केसेस नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोले एक ग्राफ बना करके, ठीक है, एक ग्राफ बना करके बोले, मान लो ये है आपका एक छोटा सा ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में इधर वही हमने ले लिया आपका डिस्टेंस ले लिया, और इधर हमने क्या ले लिया, आपका टाइम ले लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो आपको बताना है कि जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी स्पीड जो होगी वो आपकी क्या होगी, आप इसमें बताएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्पीड बताएंगे कि आपकी स्पीड क्या होगी। ध्यान दीजिए, शायद मैंने ये ग्राफ आपको सबसे पहले ही क्लास में पढ़ाया था कि अगर ये ग्राफ है तो उसका क्या मतलब है। बहुत ढंग से इसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब समझना मेरी बात को कि है क्या। जैसे अगर ये कार है, मान लीजिए कोई भी कार है, इसकी स्पीड क्या है, तो ये हो गया एक बिंदु, एक हमने ड्रॉप किया, एक इसी के पैरेलल दूसरा हो गया, यानी टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। बहुत से लोग सोचेंगे सर ये डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है भैया। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस आपकी नहीं बढ़ रही है। टाइम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपकी बढ़ नहीं रही है। इट मींस क्या, कि वस्तु कैसी है आपकी, रेस्ट पर है। कैसी है आपकी वस्तु, रेस्ट पर है। और जब रेस्ट पर है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी सर, 0। भाई रेस्ट पर मतलब आराम कर रही है, चुपचाप आराम कर रही है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो सकता है, इस बात को नोट करें, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, देखना, ध्यान देना, दूसरा तरीका क्या है। मैंने अभी क्या कहा कि अगर आपको देखनी है स्पीड तो आप क्या करेंगे, स्लोप चेक करेंगे। स्लोप का मतलब क्या, प्रवणता चेक करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कार की दिख रही है, इसकी प्रवणता कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जब कोई कोण बना ही नहीं रहा है, पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल से क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रवणता क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। और आपको पता है कि जैसे tan थीटा 0 हुआ, क्या हो गया, tan थीटा 0 हो गया, आपकी जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्पीड क्या हो गई आपकी, वो भी 0 हो गई। तो ये दूसरा तरीका, आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके अपना काम जो है वो निकाल सकते हो, अपना काम जो है वो कर सकते हो। ये दोनों तरीके हैं, बहुत बढ़िया से हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें समझना, थोड़ी सी और बदमाशी करेंगे। तो बदमाशी का मतलब एक थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लिख भी लिए होंगे, ठीक है। अब हम एक छोटी सी और इसमें काम कर रहे हैं। ग्राफ आपका यही है, सब कुछ यही है, बस इसमें जो हमने रखा था स्केल, उसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा। जो हमने स्केल रखा था उसको चेंज कर देंगे। यहां पर अब हम लोग रख देंगे चाल। यहां पर क्या रख देंगे हम लोग, अब चाल रख देंगे। चाल का मतलब स्पीड रख देंगे, और यहां पर रख देंगे क्या, हम लोग यहां पर समय रख देंगे। समय मतलब यहां पर हम लोग टाइम रख देंगे। अब जरा सा आप इसको, इसमें जो 2-3 चीजें बतानी है। पहली चीज आप इसमें क्या बताएंगे कि ये जो आपकी स्पीड है,
ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ध्यान देना मेरी बात को, आपकी स्पीड क्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जरा सा मुझे बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चीज, ठीक है, कैसे हम लोग क्या यहां तक पहुंचे हैं टैकल करके, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए इसमें से क्या हो सकता है। देखो भैया एक चीज समझना है यहाँ पर, ये जो आपकी चाल है, सर चाल तो बढ़ नहीं रही है, चाल एक कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका समय ये तो बढ़ रहा है। चाल आपकी कांस्टेंट है, आपकी स्पीड क्या है सर, कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका टाइम है तो बढ़ रहा है। तो अगर टाइम बढ़ रहा है और आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर एक समान चाल से कोई वस्तु जा रही है। क्या कहेंगे, एक समान चाल से कोई वस्तु जा रही है। अब समझना हमारी बात को, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, सेम ऐसा क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था कि अगर y एक्सिस पर स्पीड ले लिया जाए, x एक्सिस पर क्या ले लिया जाए, समय ले लिया जाए, x एक्सिस पर समय ले लिया जाए, और किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की जो चाल है वो क्या है, x एक्सिस यानी समय अक्ष के समांतर है, समय अक्ष के समांतर है। तो इस बात से आप क्या समझते हैं, तो आपको वहां बताना था कि उस वस्तु की जो चाल है वो क्या है, एक समान चाल है, कांस्टेंट स्पीड है। क्या है वहां पर आपकी, कांस्टेंट स्पीड है, एक समान चाल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन चाल नहीं बढ़ रही है। टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन चाल आपकी वही की वही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। अगर हमने यहाँ पर समय लिया है, यहाँ पर स्पीड ली है, तो यहाँ पर हम टाइम लिए थे, यहाँ पर डिस्टेंस लिए थे, तो यही ग्राफ क्या हो गया था, आपकी चाल को जीरो बता रहा था। तो दोनों में आप जरा सा अंतर समझिएगा, बहुत प्यारा प्यारा सा अंतर है और बहुत छोटा सा अंतर है। अगर आप एक बार समझ लेंगे इन सारी चीजों को तो आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी, ठीक है। अगली जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, वेग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया से टॉपिक है, पढ़ेंगे वेलोसिटी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। अब जरा सा समझना, लोग वेलोसिटी और स्पीड को एक समझ लेते हैं, वेलोसिटी और स्पीड को क्या समझ लेते हैं, एक समझ लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख करके दिखाऊंगा, समझिएगा। कहीं अगर लिखा है 30 मीटर पर सेकंड, इधर भी लिखा है, और 30 मीटर पर सेकंड इधर भी लिखा है, तो अभी तो ये क्या लिखा हुआ है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड लिखी हुई है। अगर दोनों 30 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ आपका, स्पीड लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, स्पीड लिखा है, लेकिन जैसे मैंने इसमें लिख दिया सर ईस्ट, क्या लिख दिया हमने इसमें, ईस्ट लिख दिया। अब जैसे हमने ईस्ट लिखा, ईस्ट लिखने का मतलब खटाक से क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी हो गई। अब आप समझ पा रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप उसमें मैग्नीट्यूड बताते हो, क्या बताते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो कि 100 की स्पीड से इधर घूम गया, 200 की स्पीड से ट्रेन गई, 500 की स्पीड से बस गई, है ना। बट जब आप कभी वेलोसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उसमें आप स्पीड सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताते हैं, आप जो है डायरेक्शन को भी बताते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी आप उसमें बताते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, किसी भी पिंड की गति के, किसी भी पिंड की गति के साथ साथ उसके गति करने की दिशा भी बताते हैं, उसके गति करने की दिशा भी बताते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो ये चीज अब समझना कि वेलोसिटी मतलब वेग हमारा हो गया, और वेग का मतलब क्या हो गया कि जब हम कभी किसी की स्पीड बता रहे हैं और स्पीड के साथ हम लोग दिशा भी बता देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी या वेग हो जाता है। अब समझना हमारी बात को, इस चीज को फील करने की कोशिश करना कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं या क्या चीज यहाँ पर होने जा रही है। देखो जैसे मैंने कहा कि किसी का मान लो लड़का गुस्सा होकर के भाग गया घर से, है ना, किसी के लड़का गुस्सा होकर के भाग गया घर से, उसके माँ बाप घर से निकले 3 घंटे बाद उसे पता चला, जैसे मान लो मैंने कहा आपका लड़का घर से गुस्सा होकर के भाग गया, वो 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग गया, है ना, वो 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग गया।
आपको पता चला 5 घंटे बाद, आपको क्या पता चला 5 घंटे बाद, यानी जब आपको पता चला तो 500 किलोमीटर नाग चुका होगा, 500 किलोमीटर क्या ये पार कर चुका होगा। ठीक है, अब ध्यान देना हमारी बात को। आपने पूछा अपने पड़ोसी से, भैया कहाँ गया, तो कहेगा अरे वो तो बहुत तेज भागा है गाड़ी लेकर के 100 की स्पीड से, है ना। जब उसने कहा 100 की स्पीड से गाड़ी लेकर के भागा, आप तुरंत पुलिस थाने गए और पुलिस वालों को बोल दिया कि भैया ऐसा मेरा लड़का भाग गया है। तो वो क्या करेंगे पुलिस वाले, 500 किलोमीटर की रेंज में जितने भी पुलिस थाने आएंगे सबको बताएंगे कि भैया एक लड़का जो है वो भाग गया, स्कूटी लेकर, गाड़ी लेकर, कुछ भी लेकर के भाग गया है। ठीक है, बताएंगे। ये तो हो गई आपकी स्पीड की बात, कितनी स्पीड से भागा है। ठीक है, अगर उसी पड़ोसी ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, उसी पड़ोसी ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, बोला क्या, अरे बहुत तेज गया है 100 की स्पीड से, अभी इधर ही गया है, पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया है। मतलब आपकी स्पीड के साथ साथ अगर वो डायरेक्शन भी बता दे रहा है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे अच्छा 500 किलोमीटर, पुलिस वालों को बताओगे ईस्ट में भागा है, पुलिस वाले जितने भी थाने होंगे 500 किलोमीटर के रेंज में सबको क्या कर देंगे, एक तरह से अल्टीमेट दे देंगे कि भैया अगर जाएगा तो पकड़ लेना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्पीड को आप जब बताते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लेकिन आप वेलोसिटी को बताते हो, आप क्या बताते हो, वेलोसिटी को बताते हो, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होती है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, तो आप कहेंगे किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में किसी पिंड की गति को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पलायन वेग सुना होगा, पलायन वेग या एस्केप मोशन सुना होगा। उसमें है क्या एक्चुअली में, जो आपकी रॉकेट है, जो आपकी रॉकेट है, कहा यह जाता है कि आपकी रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ करके बाहर कब जाएगी, तो आप कहते हैं सर जब उसकी क्या होगी स्पीड, जब उसकी क्या होगी स्पीड 11.2 मीटर पर सेकेंड होगी। गलत जवाब, स्पीड नहीं, जब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 11.2 मीटर पर सेकेंड। क्यों, एक निश्चित दिशा में जाएगी भैया, एक निश्चित दिशा में क्या होगी वो जाएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी कहते हैं। इसीलिए पलायन वेग कहते हैं, पलायन चाल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक निश्चित दिशा में उसकी क्या होती है, आपकी स्पीड को काउंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं या वेग कहते हैं। इतनी बात समझना। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हमने औसत चाल देखा था, वैसे औसत वेग भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे सर औसत वेग कितना होता है, बहुत बढ़िया सा है। अगर आपसे कोई पूछे सर औसत वेग कितना होता है, तो आपको इसको कुछ नहीं बोलना है, बोलना है क्या है कि सर कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्या बोलना है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन मतलब क्या है आपका स्मॉल एस, और समय मतलब क्या है आपका टी। ठीक है, स्मॉल एस बाई टी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपका औसत वेग कितना है, तो आप क्या कहेंगे, विस्थापन बटे समय। ठीक है, आप समझना है इसकी बात को। हमको इसका मात्रा निकालना है, हमको इसका मात्रा निकालना है। तो आप एक बात मुझे बताएं कि विस्थापन है आपका क्या, दूरी। ठीक है, एक तरह से दूरी तो है, तो इसको हम लोग किस में मापते हैं सर, इसको हम लोग मापते हैं मीटर में, और समय को किस में मापते हैं हम लोग, सेकंड में मापते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे औसत वेग या आपके वेग की ही जो क्या है एसआई यूनिट है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड है। क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अब हम इसको अदिश और सदिश से काउंट करते हैं, अदिश और सदिश को काउंट करते हैं। देखो मैंने वहां पर पिछली बार बताया था कि अगर ऊपर नीचे दोनों चीज अदिश 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 है, या अगल और बगल अदिश अदिश है, मान लो अगर ये लिखा होता ए गुणे बी, ये भी अदिश ये भी अदिश, तो ये जिसकी यूनिट लिखी होती वो भी अदिश होती। अगर दोनों में से कोई एक भी सदिश है, दोनों में से कोई एक भी सदिश है, तो ये जिसकी यूनिट लिखा रहेगा वो भी क्या होगा, आपका सदिश राशि होगा। वो क्या होगा, आपका सदिश राशि होगा। तो विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन सर आपका क्या है, ये है आपकी सदिश राशि। क्या है आपकी, सदिश राशि। हम लोगों ने पढ़ा है विस्थापन आपकी है सदिश राशि और समय है अदिश राशि। तो अदिश का तो कोई मतलब ही नहीं, सदिश का मतलब है। यानी अगर एक भी सदिश हुआ तो जो आपका क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश हो जाएगा। यानी आपका औसत वेग भी क्या हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ना कि स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगी आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे चाल और चाल और वेग में अंतर क्या होता है, 1 मिनट में हम इस बात को देख ले रहे हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत
बढ़िया सी चीज है। देखो चाल का मतलब क्या होता है कि देखो वेग यहाँ लिखा हुआ, इसको मिटाते नहीं, इधर हम लोग चाल देख लेते हैं। ठीक है, चाल मतलब आपकी स्पीड। ठीक है, जो आपकी चाल है, जो आपकी चाल है यानी जो आपकी स्पीड है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। ठीक है, दोनों की हालांकि एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जो आपका वेग है ये आपकी है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, और ये क्या है आपकी अदिश राशि। ये क्या है आपकी अदिश राशि है। ये क्या है आपकी अदिश राशि है। स्पीड क्या होता है, स्पीड को अगर हम लोग बात करें तो कुल दूरी बटा समय है ना। स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है यहाँ पर सर, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा क्या हो जाता है आपका, कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। इसके फॉर्मूले में आएगा तो क्या हो जाएगा सर, कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्या लिखा था, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय, इतनी बात हम लोगों ने देख ली। कुल विस्थापन बटे कुल समय इसको लिखा था। ठीक है, तो ये दो चार अंतर होते हैं। मतलब अगर आप वेलोसिटी किसी को बता रहे हो, किसी को अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता देना जरूरी है। अगर आप किसी को वेलोसिटी बता रहे हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताओगे। अगर आप किसी को स्पीड बता रहे हो तो मैग्नीट्यूड ही बताओगे, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मुझे बताएं, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग इसके आगे चलेंगे। और आगे का जो क्वेश्चन है अगर आपने उसको लगा लिया तो विश्वास मानिए आप उन टॉप रैंकर में से एक हो, आप उन टॉप रैंकर में से 100 में से एक हो जो इस सवाल को लगा पाएंगे। बहुत बढ़िया सा सवाल हम पूछने वाले हैं, समझ लीजिए दिमाग आपको हिला देगा। अगर आपको चीजें पता हैं तो आप लगा लोगे, लेकिन अगर आपको चीजें नहीं पता हैं तो आप जो है पढ़े बहुत हो लेकिन बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है हमारा सिस्टम, कैसा है हमारा सिस्टम, और क्या हम क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना हमारी बात। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, एक स्विमिंग पूल है, मान लो ये क्या है आपका, एक स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल में कोई क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। मान लो यहां से गया यहां तक और यहां से गया यहां तक। ठीक है, यहां से यहां गया और यहां से यहां चला आया। ठीक, एक व्यक्ति जो है वो स्विमिंग पूल में है, वो गया यहां से यहां और यहां से यहां चला आया। इसको आने और जाने में कितना लगा, 10 सेकंड का टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया इसको, 10 सेकंड का टाइम लग गया। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लग गया। और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। कितनी है, मान लीजिए 60 मीटर है। आने जाने में इसे कितना लग गया, 10 सेकंड का टाइम लग गया। और जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 60 मीटर है। 60 मीटर है। तो औसत वेग बताइए और औसत चाल बताइए। क्या बताइए, औसत वेग और औसत चाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औसत वेग और औसत चाल बताइए आप लोग इसमें। ठीक, आप समझिएगा कि यहाँ पर आपको औसत वेग और औसत चाल बताना है। बहुत बढ़िया है। औसत वेग क्या होता है, सबसे पहले देखो जितने लोग इसको समझ पा रहे हैं वो बताएंगे। जैसे मैंने अभी लिखा था औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है सर, विस्थापन बटे समय होता है। अगर आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है औसत वेग को अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको पता होना चाहिए विस्थापन बटे समय होता है। सर विस्थापन कितना होगा, आपने कहा था सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को या मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। भैया इतना कहते हैं। अब समझते हैं जब यहां से गया और यहीं चला आया, मैंने तो शायद दो बना दिया आपको समझने के लिए, लेकिन ये यहां से गया और यहीं चला आया। तो जब ये यहां से गया और यहीं चला आया, जब ये यहां से गया और यहीं चला आया तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा सर, 0 होगा।
टाइम कितना भी ले ले कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 0। यानी आपका औसत वेग क्या हो जाएगा 0, औसत वेग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर वो उसी जगह से चलना शुरू किया है और उसी जगह पर पहुंच जा रहा है तो आपका औसत वेग कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। औसत वेग कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब समझना ये हो गई बात। अब आपसे मैंने पूछा था औसत चाल बताएं, तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितनी है सर 60 मीटर गवा 60 मीटर आगवा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 120 मीटर। और इसको टाइम कितना लगा था सर आने जाने में 10 सेकंड टाइम लगा था, यानी 12 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी औसत चाल हो जाएगी इसकी 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड में ये 12 मीटर जाता है। एक सेकंड में ये 12 मीटर जाता है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल था ये। अब आप सोचिए सीडीएस का क्वेश्चन था, कहां का क्वेश्चन था ये सीडीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, और कई बार एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके दिमाग को हिला देंगे, जो आपके दिमाग को क्या करेंगे हिला देंगे कि इसमें आपकी औसत चाल क्या होगी, औसत वेग क्या होगी। और इसी को हम लोग जानते हुए रह जाते हैं कि हम लोग कैसे क्या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखना जरा सा हम लोग इसको मिटा करके एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहेंगे। फिर इसी के बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, वही ग्राफ से हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा सा सीखा था ग्राफ से, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, ध्यान देना ग्राफ से डरने वाली बात नहीं, ग्राफ बहुत ही प्यारा सा होता है, उम्दा सा। अगर आपने एक बार ग्राफ को समझ लिया, अगर आपने एक बार जो है वो ग्राफ को समझ लिया, अगर आपने एक बार ग्राफ को समझ लिया तो फिर आपको बहुत आसानी होगी किसी भी तरीके से। अगर आपने एक बार ग्राफ को समझ लिया तो आपको क्या होगी बहुत आसानी होगी। अब जरा सा हमारी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक ऐसे बना दे रहे हैं ग्राफ, है ना, एक क्या बना दे रहे हैं ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में हम यहां पर ले लेते हैं विस्थापन, यानी हम क्या ले लेते हैं सर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहां पर हम ले लेते हैं टाइम, यहां पर क्या ले लेते हैं हम लोग टाइम ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमने बना दिया एक ये, इसकी जो प्रवणता है m, ठीक है, ये क्या बताएगी, इसकी जो प्रवणता है m जो है ये क्या बताएगी, ऐसे मान लो थीटा है इसकी प्रवणता भी। अब बताओ कि ये जो ग्राफ है कौन सा विस्थापन समय ग्राफ, कौन सा ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है। तो कहेंगे सर वही पिछले वाले की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। विश्वास मानिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते थे कुछ समय पहले तक, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते थे। कब तक, जब हम लोग वही पुरानी ट्रेडिशन पे चलते थे, रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो। रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखना है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखना है। एक बार अगर आपके पल्ले कॉन्सेप्ट पड़ गया, एक बार अगर आपके पल्ले कॉन्सेप्ट पड़ गया तो फिर क्या पूछना, उसके बाद तो कुछ पूछना ही नहीं है ना, फिर आपके सब वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां पर लिया है, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो क्या ये भी एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है। तो कहेंगे बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। ये अगर टाइम है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका सर टाइम हो जाएगा। यहां तक आपको शायद ही कोई पेट दर्द हो, यहां तक तो कोई पेट दर्द नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मुझे देखना है tan थीटा, तो वही कहेंगे सर आपको पता है कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका है s और बेस क्या है आपका t। परपेंडिकुलर है आपका s और बेस क्या है आपका t। और आपको ये पता है कि s बाई टी, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि s बाई टी क्या बताता है, आपका वेग बताता है, वेलोसिटी बताता है, वेग आपका जो है वो बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो अब जरा सा समझने की कोशिश करना कि जो आपका विस्थापन समय ग्राफ है, जो आपका क्या है विस्थापन समय ग्राफ, ये सदैव वेग को दर्शाता है। ये सदैव क्या करता है, वेग को दर्शाता है। जबकि वही हमारा क्या था, चाल और समय ग्राफ था। चाल और समय ग्राफ था जो कि हम दूरी और समय ग्राफ था जो कि हमारे किसको बताता था, चाल को बताता था। दूरी समय ग्राफ चाल को बताएगा,
चाल को मतलब स्पीड को बताएगा, और विस्थापन और समय ग्राफ किसको बताएगा? हमेशा वेग को बताएगा। किसको बताएगा? वेग यानी वेलोसिटी को बताएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ सदैव वेग को बताता है। विस्थापन समय ग्राफ सदैव वेग को बताता है। विस्थापन समय ग्राफ सदैव वेग को बताता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा होगा, सर अभी कुछ टाइम पहले तो आपने ऐसे बनाया था एक, और हमको ऐसे बना करके बताकर बेवकूफ बना रहे थे कि सर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ टाइम होगा तो क्या होगा। भैया यहाँ पर आपका ये ग्राफ नहीं है, प्रवणता नहीं पूछ रहा है भैया, स्लोप क्या है आपका? 0 है। स्लोप क्या है आपका? 0 है। अब जब स्लोप आपका 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा? वो रेस्ट पे चीज हो जाएगी। मैंने बात बताई थी, अगर आपसे कोई पूछता कि विस्थापन और समय ग्राफ क्या बताएगा, विस्थापन और समय ग्राफ क्या बताएगा, तो आप बोलते सर सदैव क्या बताएगा? आपका वेग बताएगा, यानी सदैव आपकी वेलोसिटी को बताएगा। सदैव क्या करेगा? आपके वेलोसिटी या वेग को बताएगा। आप वहां पे ऐसी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया सी चीज है, और शायद ही इतने खुल के हम लोग ऑफलाइन में पढ़ ही पाते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ध्यान देना, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान है। भैया देखो, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं सर ऑफलाइन बढ़िया है, कुछ लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन बढ़िया है, तो इस बात को ध्यान देना, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अपने अपने कुछ और कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है। सबसे पहले समझिएगा, ऑफलाइन के जो सबसे पहला फायदा होता है, क्या होता है, टीचर से आपका इंटरेक्शन सामने सामने से बना होता है। अगर 1 घंटे टीचर पढ़ा रहा है, 1 घंटे 10 मिनट की क्लासेस होती थी फिलहाल, अगर 1 घंटे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो पूरा 1 घंटा आप एकदम से उसी के ध्यान में होते थे। माहौल वहां होता था, आप जैसे 150 बच्चे और बैठे होते थे। भाई क्लास में जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे तो लगभग 50 बच्चों के साथ जब आप 1 घंटे बैठे रहते थे तो आपका इंटरेक्शन जो है बहुत ढंग का बनता था कि हाँ क्लास में बैठे हो, दिमाग आपका माइंडसेट होता था आप क्लास में बैठे हो। एक फायदा ये होता था। अच्छा, नुकसान क्या होता था? हम लोग उस 1 घंटे में जो है जितना कंटेंट हम यहाँ के 40 मिनट के वीडियो में, या ऐसे कह ले 20 मिनट के वीडियो में पढ़ते हैं, उतना हम लोग वहां पर 1 घंटे की वीडियो में पढ़ते थे, वो 1 घंटे की सेशन में पढ़ते थे। ऐसा इसलिए होता था कि 50 लोग बैठे हैं, है ना, 50 लोगों के माइंड में अलग अलग बातें चल रही हैं, 50 लोगों के माइंड में अलग अलग बातें चल रही हैं। तो कहा सर फिर से बोल दीजिए, सर एक बार फिर से बोल दीजिए, ठीक है। तो वो क्या होता था, फिर से चीजें रिपीट करने के चक्कर में हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा, हम लोग जो है चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते थे कि हाँ इसको जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करें। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स भी छूट जाते हैं, अरे चलो ठीक है इतना नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आने से रहा। ऑनलाइन में क्या होता है, यहाँ पर किसी के क्वेश्चंस उस तरह से नहीं आ पाते हैं जिस तरह से वहां क्लास में लोग फिजूल के क्वेश्चन से कर लेते थे। ठीक है, कि सर आंखों में जो है हम ये क्यों करते हैं, हमको इस चीज दिखाई क्यों देती है, सारी बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में, वो सॉरी क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे क्लास में। ऑनलाइन में क्या सिस्टम है कि मैंने आपको 1 घंटे का अगर वीडियो दे दिया, 1 घंटे का हमने आपको वीडियो दे दिया, आपने चीजों को 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। 1 घंटे के वीडियो को आप घर पे जो है अगर आप नोट करने बैठोगे तो कम से कम आपको 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। यानी पर डे की हमारे कितने घंटे की क्लासेस हो गई? 2 घंटे की क्लासेस हो गई पर डे की। ठीक है, एक चीज तो ये फायदा है। दूसरी चीज ये फायदा, आप अपने घर में है, कहीं जाना आना नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं। और ऑफलाइन में हमको ये सिस्टम रहता था कि हम टीचर के एकदम से पर्टिकुलर आंखों के सामने होते थे, कुछ भी करते हैं वो हमको टोक सकता था। ऑनलाइन में क्या है, फोन चला दिया, सजीव बक 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 करे हैं और फिर हम अपना काम कर रहे हैं, हम समझ भी नहीं पाए। बाद में अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो फिर हमको आंसर मिलता है कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे चीजें। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन बढ़िया है ऑफलाइन बढ़िया है, दोनों अपने जगह पे बढ़िया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ ऑफ है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए, जब सब कुछ फिर से खुल जाएगा तो फिर से ऑफलाइन शुरू कर लीजिएगा। बहुत से बच्चों को ऑफलाइन समझ में आता है, ऑनलाइन नहीं समझ में आता है। बहुत से लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, दुविधा दुख होता है कि क्या करें क्या ना करें। सब चीज बढ़िया है, सब चीज आपको करना चाहिए, सब चीज आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली। अच्छा, हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, बहुत प्यारी चीज है। जैसे मान लो मैंने कहा ये है ए भैया और ये है आपके बी भैया, है ये है आपके ए भैया, ये है आपके बी भैया। ए भैया की जो, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये है आपके ए भैया की स्पीड। ठीक है, ये गए रहे ईस्ट में, ठीक, ये है आपके 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपके जा रहे हैं ईस्ट में। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों की स्पीड
एक काम करते हैं, शुरू से चलते हैं, इसको हम 40 ही कर लेते हैं अभी, ठीक है 40, और इसको वेस्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो दोनों हैं क्या इनके स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। स्पीड और वेलोसिटी आप बताएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम है कि अलग है। ठीक है, देखो आप कहेंगे सर स्पीड तो सेम दिख रही है, स्पीड तो क्या दिख रही है आपको, सेम दिख रही है। क्यों दिख रही है सर सेम, 40 यहां भी है 40 यहां भी है, यानी स्पीड ऑफ ए इज इक्वल स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल स्पीड ऑफ बी, यानी दोनों की स्पीड तो क्या है सर, सेम है। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो सर ये जा रहा है पूरब में, ये जा रहा है पश्चिम, कहां से दोनों बराबर होगा, बिल्कुल नहीं बराबर होगा। यानी वेलोसिटी ए इज नॉट इक्वल वेलोसिटी बी, यानी जो ए की वेलोसिटी है वो बी की वेलोसिटी के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, एक जा रहा है ईस्ट में, एक जा रहा है वेस्ट में, है ना, तो एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, तो वेलोसिटी दोनों की बराबर ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कहां से बराबर है, सिर्फ एक चीज तो बराबर हुई, क्या बराबर हुआ आपका, स्पीड बराबर हुआ, वेलोसिटी आपका बराबर नहीं हुआ, स्पीड बराबर हुआ, वेलोसिटी बराबर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। क्यों भैया ऐसा है, क्योंकि डायरेक्शन जो है ये अलग अलग है, और अगर डायरेक्शन अलग है तो बात खत्म, भैया डायरेक्शन अलग है यानी वेलोसिटी आपकी सेम हो ही नहीं सकती। अगर डायरेक्शन अलग है तो आपकी वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती है। ये आप ऐसे लिख लें इसको, चाहे एक काम करें यहां पर लिख लें केस फर्स्ट। ठीक है, हम लोग केस स्टडी बहुत करते हैं, केस स्टडी करने पे हमारा क्या होता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, जितनी आप केस स्टडी करेंगे, जितनी आप केस स्टडी करेंगे उतनी डीपली आप चीजों को समझ पाएंगे, टैकल कर पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो केस फर्स्ट में लिखेंगे, केस फर्स्ट में ऐसे लिखेंगे, यदि यदि दो पिंडों की चाल ये और ये है, ठीक है, ये है, तो 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 उनकी चाल तो समान हो सकती है किंतु वेग नहीं, किंतु वेग नहीं, किंतु वेग नहीं। क्यों, क्योंकि क्योंकि दिशा अलग अलग है, क्योंकि दिशा क्या है, अलग अलग है, क्योंकि दिशा अलग अलग है, क्योंकि दिशा अलग अलग है। ठीक है, एक चीज ये हो गई, दिशा क्या है, अलग अलग है, दिशा है अलग अलग। ठीक, आओ जरा सा एक और केस स्टडी करते हैं। मान लो इसको मिटाता हूं, ठीक, केस सेकंड डालेंगे, सेकंड केस बहुत बढ़िया सा केस है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट के जैसे ही, फर्स्ट के माफिक ही है और है सेकंड, देखना समझना क्या है, फिर से हम लोग समझेंगे। केस सेकंड, ये है ए भैया, ये है बी भैया, इन जा रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये जा रहे हैं कहां पर, ईस्ट में, ठीक है, और ये जा रहे हैं 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहां पर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या इनकी स्पीड सेम है और वेलोसिटी सेम है, क्या इनकी स्पीड और वेलोसिटी सेम है कि अलग है, स्पीड और वेलोसिटी अलग है, क्या अलग है, क्या अलग है, क्या अलग है, बताएं इनमें कि क्या अलग है क्या सेम है। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, आप एक चीज देखिए कि सर स्पीड तो एक की 100 है, एक की कितनी है, 200 है, एक की स्पीड कितनी है सर, 100 है, और एक की स्पीड कितनी है, 200, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर हो सकता, नहीं बराबर है। जो दोनों नहीं बराबर हो सकता तो बराबर ही कहां है, यानी स्पीड ऑफ ए इज नॉट इक्वल स्पीड ऑफ बी, यानी स्पीड ऑफ ए इज नॉट इक्वल स्पीड ऑफ बी, ये बराबर नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो एक है, भैया डायरेक्शन तो एक है लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, डायरेक्शन तो एक है लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, तो आप क्या कहते हैं सर, वेलोसिटी ए और वेलोसिटी भी बराबर है। अभी यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, डायरेक्शन सिर्फ सेम है, तो हम लोग इनको ये नहीं कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, दोनों की बराबर है। हम इनको बिल्कुल नहीं कह सकते कि वेलोसिटी दोनों की क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पर क्या है, स्पीड भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है, स्पीड भी अलग है और क्या है आपकी, वेलोसिटी भी अलग है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक, अब एक केस और देखते हैं, केस नंबर 3, लास्ट केस है इसका, और बहुत बढ़िया सा ये भी केस है। जैसे मैंने अभी तो आपको सब चीज अलग अलग दे दिया, केस 3 में आप एक बार कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि अगर मान लो मैंने कहा, ये केस ऊपर पहले 3 डाल दिया जाए, ठीक है, ये 3 है। मान लो ए जो है ये जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड
25 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट में। कहा जा रहा है? साउथ वेस्ट में। बी जो है ये जा रहा है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी कहा जा रहा है आपके साउथ वेस्ट में। अब बताएं क्या क्या बराबर है और क्या क्या आपका जो है नहीं बराबर है। तो आप कहेंगे सर 25 मीटर पर सेकेंड ऊपर भी है, 25 मीटर पर सेकेंड नीचे भी है। इट मींस आपकी स्पीड ऑफ ए इज इक्वल स्पीड ऑफ बी। दोनों क्या स्पीड बराबर है? बिल्कुल सही है सर। साउथ वेस्ट ए भी जा रहा है, साउथ वेस्ट ए भी जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ बी। ये भी क्या है आपकी बराबर। यानी 3 केसेस हम लोगों ने स्टडी कर लिए, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से इन केसेस को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन केसेस को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चीजों को हम लोग टैकल करते हुए आगे बढ़े हुए हैं और इनको बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से हम लोगों ने इनको टैकल कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनके आगे की चीज़ों को देखेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका मोशन, इसको पढ़ते रहिए और बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में इसके ज़रिए। एक ही बार मेहनत करनी है, उसके बाद फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक अगर एक बार आपने सिर्फ कंप्लीट कर लिया तो फिर शायद ही आपको किसी एग्जाम में इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े। इनफैक्ट किसी एग्जाम में इसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।